बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस खान, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 का टॉपिक पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, और जो रिड्यूस्ड सिलेबस है हमारा उसके मुताबिक इससे अगले जो टॉपिक्स हैं वो हमारे सिलेबस से एक्सक्लूडेड हैं। सो आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग you drop 2 table tennis balls, one filled with air and the other with water. Which ball reaches terminal velocity first and why? इसमें हमने ये बताना है कि हमारे पास 2 टेनिस बॉल्स हैं और इन 2 टेनिस बॉल्स में से एक टेनिस बॉल में हमने एयर को फिल किया हुआ है और एक में हमने वाटर को फिल किया हुआ है। तो हमने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी बॉल पहले टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करेगी और क्यों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बॉल की जिसके अंदर हमने वाटर को फिल किया हुआ है, और दूसरी बॉल है हमारे पास जिसके अंदर हमने एयर को फिल किया हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी है दैट इज़ 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और अगर हम एयर की बात करें तो इसकी डेंसिटी है हमारे पास 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हम इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जिस बॉल में हमने वाटर को फिल किया हुआ है उस बॉल का मैस एयर की निस्बत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनके मैसेज को कंपेयर करें तो वाटर फिल्ड जो बॉल है दैट इज़ हैवियर देन द बॉल फिल्ड विद द एयर। तो ये इस बॉल को हम कह लेंगे कि इसका जो मैस है ये वाटर के मुकाबले में कम है, लाइटर है। तो आइए अब हम देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी की डिपेंडेंस किस चीज़ पे थी। हमने टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फार्मूलाज पढ़े थे दो, ज़रा दोनों फार्मूलाज को देख लेते हैं। एक फार्मूला हमने पढ़ा था Vt इज़ इक्वल टू mg ओवर 6 पाई ईटा आर, और एक फार्मूला हमने पढ़ा था टर्मिनल वेलोसिटी का 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। इन दोनों फार्मूलाज में देखें अगर, तो मैंने आपको ये फार्मूलाज में ये बात बताई थी कि अगर हमने 2 डिफरेंट मटेरियल्स की टर्मिनल वेलोसिटीज़ को कंपेयर करना होगा तो हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे, और अगर सेम मटेरियल के बॉल्स को हमने या बॉडीज़ को हमने कंपेयर करना होगा तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जिनकी डेंसिटी सेम होगी। अब ज़रा देखें कि हमारे पास दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है। इसका मतलब है हम जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ mg ओवर 6 पाई ईटा आर। तो इसमें अगर आप देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें ये पता चला यहाँ पे कि मैस किसका ज़्यादा था। यहाँ पे इस केस में वाटर फील्ड जो टेनिस बॉल है इसका मैस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द टेनिस बॉल फील्ड विद द एयर। तो टर्मिनल वेलोसिटी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पता ये चला कि जिसका मैस ज़्यादा है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से अब हम ये बात करेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वाटर ये ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एयर फील्ड टेनिस बॉल। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी वेलोसिटी कम है दोनों को सेम टाइम में अगर हम एक टॉल बिल्डिंग से गिराएंगे तो दोनों में से सबसे पहले जो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल filled with air will reach its terminal velocity first. So सबसे पहले इन दोनों में से जो एयर फील्ड टेनिस बॉल होगी वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करेगी। तो अब ज़रा देखिए कि अगर हमसे ये पूछा जाता कि इन दोनों में से टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचने तक कितना डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया, तो ज़्यादा डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हम बात ये करेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है। वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसने डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर किया होगा। इसका मतलब है कि वाटर जो है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, वाटर फील्ड टेनिस बॉल ने, और जो एयर फील्ड टेनिस बॉल है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी चूँकि कम है, इसका मतलब है कि उसने डिस्टेंस भी कम कवर किया होगा। तो हमें इस क्वेश्चन से ये पता चला कि जो एयर फील्ड टेनिस बॉल है उसका मैस चूँकि कम है, उसका मैस कम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे पहले अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करेगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारे पास कि जो टेनिस बॉल फील्ड विद एयर है दैट विल रीच इट्स टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई कैन अ स्क्विरल जंप फ्रॉम अ ट्री ब्रांच टू द ग्राउंड एंड रन अवे अनडैमेज्ड। वो कह रहा है कि एक गुलहरी है जो कि एक किसी ऊंचे दरख्त से जंप करती है और ज़मीन पे वो गिरती है और अनडैमेज्ड वो उठ के दौड़ना शुरू कर देती है, जबकि व्हाइल अ ह्यूमन कुड ब्रेक अ बोन इन सच अ फॉल, अगर इंसान इस तरह से जंप करे तो हो सकता है वो अपनी एक हड्डी, वैसे एक हड्डी तो नहीं, ज़्यादा हड्डियाँ वो तोड़ लेगा। तो हम देखते हैं कि ये इसमें जो ब्रेकेज ऑफ बोन्स है ये क्यों हो रही है और गुलहरी जो है वो क्यों अनडैमेज्ड गिरती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 इसको आंसर करते हैं। तो ज़रा देखिएगा कि हमने जो यहाँ पे हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ड्रैग फोर्स की वजह से, कि जो ड्रैग फोर्स है उसकी डिपेंडेंस की बात करते हैं कि जो ड्रैग फोर्स है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो ड्रैग फोर्स की डिपेंडेंस में हमने सबसे पहले बात की थी साइज़ की, उसके बाद हमने बात की थी इसकी शेप की कि ये शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करती है। तीसरा हमने बात की थी इसकी ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन, और उसके बाद हम फोर्थ इसमें बात कर लेते हैं सरफेस एरिया की। तो अगर हम बात करते हैं एक गुलहरी की, तो गुलहरी के अगर हम वेट की बात कर लें, गुलहरी के वेट की बात कर लें तो गुलहरी का वेट हमारे मुकाबले में बहुत कम है। तो इसी तरह से हम टर्मिनल वेलोसिटी को भी यहाँ पे शामिल कर लेते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि ये मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो हम अगर देखें कि जो गुलहरी है, गुलहरी की बॉडी शेप इस तरह से है कि वो अपने आप को जब वो जंप करेगी तो अपनी शेप को वो चेंज करके, अपनी ओरिएंटेशन चेंज करके ड्रैग फोर्स को इंक्रीज़ कर सकती है। तो ड्रैग फोर्स को जब वो इंक्रीज़ करेगी, ज़्यादा ड्रैग फोर्स का सामना होगा तो उसकी स्पीड कम बढ़ेगी। दूसरी बात हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं कि जो गुलहरी है जब ये जंप करती है, इसका मैस चूँकि कम है तो ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को बहुत जल्द पहुंच जाती है। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी तक ये बहुत जल्द पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी कम होगी। तो ये उसी कम वेलोसिटी के साथ ज़मीन के साथ टकराएगी। तो जब कम वेलोसिटी के साथ ये ज़मीन के साथ टकराएगी तो इस पर फोर्स भी कम लगेगी, क्योंकि जब ये ज़मीन के साथ टकराएगी तो इसके मोमेंटम में चेंज होगा। इस मोमेंटम में चेंज की वजह से इसकी बॉडी पर एक फोर्स लगेगी। ये हम यहाँ पे ये कह सकते हैं डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, या हम इसे यूँ कह सकते हैं एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। यानी उसकी वेलोसिटी में जो अब वो चेंज आएगा जब वो ज़मीन पे गिरेगी तो तब उस पर जो वेलोसिटी में चेंज है, मोमेंटम में चेंज है वो कम है, इसलिए उसकी बॉडी पर फोर्स कम लगेगी। अब बात कर लेते हैं हम ह्यूमन बॉडी की कि ह्यूमन बॉडी का मैस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्क्विरल। एक गुलहरी की निस्बत बहुत ज़्यादा मैस है, इसलिए अगर एक प्लेन से भी इंसान जंप करता है तो वो भी अपनी टर्मिनल वेलोसिटी तक रीच नहीं कर सकता अगर वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं करता। तो ये हमने प्रीवियस एक टॉपिक में पढ़ा भी था कि ये 12 सेकंड में अगर इंसान स्ट्रेच्ड पोजीशन में जंप करता है तो वो 450 मीटर्स डिस्टेंस कवर करके 12 सेकंड्स में वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक दरख्त से अगर छलांग लगाएंगे तो ज़मीन तक पहुँचते हुए 12 सेकंड तो नहीं लगेंगे, कम टाइम लगेगा। इसलिए इसका मतलब है कि इंसान जो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी तक नहीं पहुंच सकेगा और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी भी ज़्यादा। इसलिए अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर भी ले तो ज़मीन के साथ ये बड़ी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ टकराएगा, और जब बड़ी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ टकराएगा तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी में मोमेंटम का चेंज ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से इस पर बॉडी पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से इसकी हड्डी टूट सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे।
How does the terminal speed of a parachutist before opening a parachute compare to the terminal speed afterwards? Why is there a difference? यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि एक पैराशूटिस्ट जो है जब वो जंप करता है तो पैराशूट को ओपन करने से पहले उसकी टर्मिनल स्पीड कुछ और होती है और पैराशूट को ओपन करने के बाद उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कुछ और होती है। तो हम इसमें बात कर लेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की डिपेंडेंस की भी, कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही थी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर करेंगे यहाँ पे कि वाई द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ पैराशूटिस्ट इज़ डिफरेंट बिफोर ओपनिंग एंड बिफोर लॉन्चिंग एंड आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ पैराशूट, या जब वो पैराशूट डिप्लॉय करेगा तो तब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी चेंज क्यों होगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की डिपेंडेंस में हम देखें तो फॉर्मूला इसका हमारे पास है 2ρg_r² ईटा। तो इसमें इसकी डिपेंडेंस सीधी सीधी हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे भी, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे भी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है साइज़ पे तो डिपेंड कर रही है, साइज़ पे डिपेंड कर रही है, फिर इसका मतलब है कि ये जैसे ड्रैग फोर्स की हम बात कर रहे थे कि ये शेप पे भी डिपेंड कर रही है, उसके बाद ये उस बॉडी की ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रही है, फिर हम बात कर लेंगे कि ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड कर रही है। जैसे हमने बात की थी ड्रैग फोर्स की, सेम डिपेंडेंस इसकी हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी टर्मिनल वेलोसिटी उसकी, उस पर भी इसकी डिपेंडेंस ज़्यादा होगी। तो ज़रा देखिएगा कि जब हम बात करते हैं एक पैराशूटिस्ट की, कि जब एक पैराशूटिस्ट ने जंप किया तो तब उसकी बॉडी का साइज़ कुछ और था और तब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, पैराशूट को ओपन कर लेंगे तो तब हमारा सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू इस तरह से हमारी डिफरेंट हो जाएगी। तो पहले की अगर हम बात करें तो पहले टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा थी, तो अब टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये किसके लिहाज से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, टर्मिनल वेलोसिटी के बेस पे, कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है जब एक पैराशूटिस्ट ने अपना पैराशूट डिप्लॉय नहीं किया तो तब उसकी बॉडी का साइज़ कम था, तो तब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की है कि ये स्ट्रेच्ड पोजीशन में अगर एक जो पैराशूटिस्ट है वो जंप करेगा तो 12 सेकेंड में वो 450 मीटर्स डिस्टेंस कवर करके अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को पहुंच जाएगा। और यहाँ पर सेम उसी पेज पे जहाँ पर ये लिखा है उसके मुताबिक, मैं पेज नंबर भी आपको बता देता हूँ, ये पेज नंबर 193 पे जो हमारा 197 पे जो टेबल से पहले टर्मिनल वेलोसिटीज़ का जो टेबल हमारे पास गिवन है उससे ऊपर पैराग्राफ में ये आपको मिल जाएगा कि ये शेप पे, ओरिएंटेशन पे, साइज़ पे, सरफेस एरिया पे ये चीज़ डिपेंड कर रही है और आपकी ओरिएंटेशन क्या है वो डिसाइड करेगी कि आपकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। तो जब पैराशूटिस्ट पैराशूट को डिप्लॉय करेगा तब उसका सरफेस एरिया चेंज हो चुका होगा, इसका मतलब है कि तब उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कम हो चुकी होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू कैन स्क्वर्ट वाटर ओवर अ ग्रेटर डिस्टेंस बाय प्लेसिंग योर थंब ओवर द एंड ऑफ अ गार्डन होज देन बाय लीविंग इट कम्प्लीटली अनकवर्ड, एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। वो कह रहा है कि आपने गार्डन में पानी देते हुए कभी पाइप को अगर आप आगे से थोड़ा सा दबाते हैं तो पानी फिर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है या पानी ज़्यादा स्पीड से मूव करता है, ज़्यादा स्पीड से फ्लो करता है, ऐसा क्यों है। तो इसको आंसर हमने किया था अब हमारे टॉपिक इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में। तो अभी फिर हम इसे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तौर पे। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की बेस पे, कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमें बताएगी कि ये पानी की स्पीड में इंक्रीज़ क्यों आता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में हमने इसकी 2 फॉर्म्स पढ़ी थी। 2 फॉर्म्स इसमें क्या क्या हमने पढ़ी थी, एक इसमें हमने फ्लो रेट कहा था, मैस फ्लो रेट, मैस फ्लो रेट इसमें कांस्टेंट रहता है, दूसरा हमने कहा था कि वॉल्यूम फ्लो रेट भी इसमें कांस्टेंट रहता है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट की अगर बात करें तो वॉल्यूम फ्लो रेट के मुताबिक हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की फॉर्म थी A1 V1 = A2 V2।
जिसमें हमें ये पता चला कि जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर हम एरिया को इंक्रीज़ कर देंगे तो स्पीड को कम होना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको हम इन जनरल यूँ लिख सकते थे कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, जिसे हमने नाम दिया था वॉल्यूम फ्लो रेट का। अब यहाँ से अगर हम देखें कि ये जो स्पीड है इसका रिलेशन क्या बन सकता है एरिया के साथ, तो हम देखेंगे यहाँ से कि ये ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एरिया यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमें ये पता चलेगा कि जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। जब हम पाइप को आगे से दबाएंगे उसका कुछ हिस्सा, तो फिर क्या होगा कि उसका एरिया कम हो जाएगा। तो एरिया कम होगा तो उसके कम होने की वजह से जो स्पीड ऑफ द वाटर होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें बता रही है कि एरिया और स्पीड इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि अगर हम एरिया को कम करेंगे तो उसकी वजह से स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम क्या करते हैं, उस पाइप को दोबारा से अनकवर्ड छोड़ देते हैं, यानी कि उस जो हमने दबाया हुआ था पाइप का हिस्सा हम उसे छोड़ देते हैं। अब पाइप का जो एरिया है दबाने की निस्बत अब पहले से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब पाइप का एरिया ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ द वाटर पहले की निस्बत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस क्वेश्चन का आंसर बताती है कि अगर आप जो गार्डन होज है आपका जो पाइप है उसे अगर आप आगे से दबाएंगे तो आप क्या कर देंगे, उससे उसका एरिया कम कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें ये बताती है कि एरिया के कम होने से स्पीड ऑफ द फ्लूइड या स्पीड ऑफ द वाटर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये 4 क्वेश्चंस अच्छे समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम अगले लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।